सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार पुनः स्कॉलर बीएड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी के टॉपिक के साथ, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 1 में रिसर्च के बारे में बहुत बेसिक आइडियाज जाना था, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और रिसर्च करने के स्टेप्स क्या हैं, एक शोधकर्ता को किन किन नियमों को फॉलो करना चाहिए एक सही रिसर्च करने के लिए, और किस तरह उसका रिसर्च जर्नलाइज की ओर जाकर एक सही फाइंडिंग्स की ओर बढ़ सकता है, उसके पूरे प्रोसेस को आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट स्लाइड, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम रिसर्च और सर्च हम जान रहे हैं। हमने पहले भी इस बात में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ सर्च एंड व्हाट इज़ रिसर्च। सर्च क्या है? सर्च और रिसर्च में एक बेसिक डिफरेंस है कि सर्च हम कहीं भी कर सकते हैं। अभी हमारी इच्छा है, कोई जिज्ञासा है, तो हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई एक स्पेशल टॉपिक की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए किसी उद्देश्य को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है, न ही उसके लिए हमें किसी नियम कानून को फॉलो करना है, न ही उसका निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं, जब हम रिसर्च की ओर आते हैं, तो रिसर्च के लिए हम लोग टॉपिक मस्ट है। बिना टॉपिक के हम रिसर्च के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें उद्देश्य निर्धारित करना होता है कि किस उद्देश्य से इस टॉपिक पे हम रिसर्च के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम रिसर्च करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो टॉपिक डिसाइड हो जाता है, तो उस टॉपिक में सबसे पहले हम क्या करते हैं? वेरिएबल्स को ढूंढते हैं। वेरिएबल्स ढूंढने के बाद हम क्या करते हैं कि उस चरों के बीच के आपसी संबंध को प्राप्त करते हुए हाइपोथेसिस की ओर जाते हैं। फिर प्रॉपर स्टेप्स में आते हुए हम रिसर्च के फाइंडिंग्स की ओर बढ़ते हुए जनरलाइज करने के कार्य को करते हैं। तो हम आज देखते हैं कि रिसर्च क्या है, जो कि हमने उस दिन भी आप लोगों को बताया कि रिसर्च इज अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न जानकारियों को ज्ञात करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है रिसर्च। इसके बारे में आप सबों को हमने उस दिन भी बताया, और ऑब्जेक्टिव को अगर हम ध्यान देते हैं तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। इसका मेन पर्पस क्या है? टू डिस्कवर एनीथिंग, टू डिस्कवर अ न्यू थिंग। जिस चीज़ को हम पहले से जान रहे हैं, जिसके बारे में हमें पूर्व ज्ञान प्राप्त है, किसी रिसर्चर ने उस पर रिसर्च किया। एक टॉपिक, अगर हम एक सिंपल सा एक टॉपिक लेते हैं कि बालक और बालिका का तुलनात्मक अध्ययन की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, अगर हम इसी टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो इस टॉपिक को किसी रिसर्चर ने पहले उसके ऊपर रिसर्च करके कुछ न कुछ उसके बारे में ज्ञान जनरलाइज किया। अब हम फर्दर जब आज उस टॉपिक को लेकर रिसर्च करेंगे तो उसके बारे में नवीन ज्ञान हमारे पास प्राप्त होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, रिसर्च में कभी भी हम नए टॉपिक को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी न किसी एक ऐसे विषय को ले रहे हैं, रिसर्च, ये खुद में आपको बता रहा है कि आप रिसर्च कर रहे हैं, फिर से उसके बारे में सर्च कर रहे हैं नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये किस पे किया जाता है? प्रदत्तों के आधार पर, जिसके बारे में आपको पूर्व से दिए गए ज्ञान के बारे में आप आगे खोज कर रहे हैं और उसी से संबंधित आप नवीन ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ताकि वो भविष्य में आने वाले रिसर्चर्स के लिए, समाज के लिए उपयोगी हो। तो जब हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, जब हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो जब हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हमसे अगर कोई भी आज आपसे ये प्रश्न पूछता है कि रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, व्हाई रिसर्च इज नीडेड, मान लीजिए हम आपसे ये 3 क्वेश्चन करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट इज रिसर्च, व्हाई रिसर्च इज नीडेड एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा फॉर्मूला जिसके तहत आप बहुत आसानी से रिसर्च की परिभाषा को समझ सकते हैं, दैट इज RD², रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। अपने में ये खुद पे काफ़ी है आपको ये बताने के लिए कि रिसर्च क्या है। RD², R फॉर रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, D फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड फिर D फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। आपकी मर्जी है अगर हम उसको मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज कहते हैं या डिस्कवरी ऑफ नॉलेज कहते हैं।
तो एक ऐसा फॉर्मूला जो कभी भी आप लाइफ में ना भूलें, इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो रिसर्च क्या है उसके बारे में आप किसी को भी बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि रिन्यूअल ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स। तो अब हम नए स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के साथ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जो कि हमने अभी समझाना कि रिसर्च क्या है, किस तरीके से हम रिसर्च को लेके चल रहे हैं, रिसर्च की क्या क्या विशेषताएं होती है, यह नवीन होता है या साइंटिफिक होता है या व्यवहारिक होता है। नवीन ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसको निष्कर्ष के रूप में डालते हुए हम उसे जनरलाइज कर पाते हैं। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं रिसर्च के स्टेप्स के ऊपर, जो कि हमने उस दिन डिस्कशन किया था। मैंने रिसर्च के स्टेप्स के बारे में उस दिन आपको बेसिक आइडियाज दिया था कि PhD CAG एक शॉर्ट फॉर्मूला के तहत आप इसके स्टेप्स को याद रख सकते हैं। P फॉर प्रॉब्लम, H फॉर हाइपोथेसिस, D फॉर डिजाइन ऑफ रिसर्च, C फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, A फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड G फॉर जनरलाइजेशन। ऐसे तो स्टेप्स आप सबों को याद रहेगा ही, क्योंकि आप खुद अगर जिज्ञासु हैं तो आप खुद उस स्टेप्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन एक इजी वे अगर हम शॉर्टकट में जा करके इधर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेप्स आ रहा है कि PhD CAG सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। हम अगर फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है? जब हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम क्या है? हमने शुरू में कहा पिछले स्लाइड्स को दिखाते हुए, जब हम रिसर्च के लिए आते हैं तो मेरा सबसे पहली नीड जो हमारी है टू गेट अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? हम यहाँ समस्या को प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। समस्या, टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं वो उसे ही हम यहाँ पे प्रॉब्लम कहते हैं। मैंने बिगनिंग में आपसे एक लाइन कहा था कि अगर हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, बालक एवं बालिका की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, मान लीजिए हमारा टॉपिक यही है, तो इस टॉपिक को हमने डिसाइड किया और इसी को हम क्या कहते हैं? ये प्रॉब्लम हो गया। जो हमने डिसाइड किया वही हमारा प्रॉब्लम हो गया। अब जब हम प्रॉब्लम को डिसाइड कर लिए तो प्रॉब्लम डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या आता है? दैट इज हाइपोथेसिस बनाना। क्या हाइपोथेसिस बनाना? PhD CAG सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम के बाद का नेक्स्ट स्टेप है कि परिकल्पना का निर्माण करना। जो टॉपिक हमने लिया उस टॉपिक से संबंधित संभावित समाधान निकालना कि इस टॉपिक पे अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं तो फाइंडिंग्स क्या हो सकती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं कह रही हूँ कि संभावित समाधान। हम जो भी परिकल्पना बनाते हैं कि जो भी हमारा टॉपिक है जिस पे हमको रिसर्च करना है उसके बारे में जब हम संभावित समाधान करते हैं उसे ही हम परिकल्पना कहते हैं। संभावित समाधान हमने बना लिया कि बालक और बालिका की उपलब्धि का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो माइट भी इसका आंसर हो सकता है कि बालक की उपलब्धि बालिका से बेहतर है। ये संभावित समाधान है। अनंतिम कथन का मतलब क्या है? इसमें चेंजेस हो सकता है, बिना ये कंफर्म नहीं है, इट्स अ प्रोविजनल स्टेटमेंट। ये हमारा सोल्यूशन है, टेंटेटिव सोल्यूशन। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम के बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम डिज़ाइन ऑफ रिसर्च करते हैं कि रिसर्च कैसे करना है। जिस तरह हम मकान बनाने के पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसी प्रकार रिसर्च करने से पहले हम डिज़ाइन ऑफ रिसर्च डिसाइड करते हैं कि किस किस वे में हमारा रिसर्च होगा। फिर हम कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए वर्क एग्जीक्यूट करते हैं कि कैसे कलेक्शन करना है, किस किस प्रोसेस से हमको जाना है, कहाँ से सैम्पलिंग लेना है। वो जब हमारा हो जाता है तब हम कहाँ पे आते हैं? एनालिसिस करने के लिए। एनालिसिस क्या होता है? डेटा जो हमने कलेक्ट किया अब उसके बारे में विश्लेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना। उसके लिए हम किस किस तरीके के टेस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे, एनोवा है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, ऐसे डिफरेंट सांख्यिकी जो आपके वर्क हैं वो सारे इसके अंतर्गत होते हैं। जब हमारे पास डेटा एनालिसिस हो जाता है तब हम फाइंडिंग की ओर आते हैं और फाइंडिंग्स का जब हम निष्कर्ष निकाल देते हैं तो निष्कर्ष निकालने के बाद क्या करते हैं?
जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज कर दिए कि ऐसा ऐसा होगा, बालक की उपलब्धि बालिका से बेहतर है। मान लीजिए शुरू में बालिका की उपलब्धि हमने जब हाइपोथेसिस बनाया तो माइंड भी उसमें आ सकता है कि बालक की उपलब्धि बालिका से बेहतर है, और जब हमने फाइंडिंग्स किया, कंक्लूजन निकाला, तो उसमें ये भी आ सकता है कि बालिका की उपलब्धि बालक से बेहतर है। ये हमारा कंक्लूजन का पार्ट होने के बाद हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट मीन्स थीसिस, उसी को हम थीसिस भी कहते हैं। तो बच्चों, जब हम इससे संबंधित डिटेल में जानते हैं, डिटेल में जानने के संदर्भ में जब प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम एक बार फिर से इसको देख ले रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, वही स्टेप्स है जो हमने आपको अभी बताया, उसी को हमने एक सर्कुलर वे में यहाँ पर डिज़ाइन दे करके आपको और अच्छे से मेमोराइज करने के लिए आपको दिखाया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हुए हम आ रहे हैं कुछ डिटेल में रिसर्च के स्टेप्स को जानने के प्रोसेस में। हमने सबसे पहला आपको क्या कहा, टू गेट अ प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, समस्या का चयन। जब हम समस्या के चयन की बात करते हैं, समस्या के चयन में हमारे पास 5 स्टेप्स आ रहे हैं। समस्या के चयन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 5 स्टेप आ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप क्या आ रहा है, क्षेत्र की पहचान। किस क्षेत्र की पहचान की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। जब हम प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर लेते हैं, जब हम रिसर्च करने के लिए किसी प्रॉब्लम को हमने डिसाइड कर लिया, माइट भी हिंदी सब्जेक्ट में हो, इंग्लिश में हो, किसी में भी हो। सपोज हमने हिंदी सब्जेक्ट डिसाइड किया कि मेरा रिसर्च का एरिया लिटरेचर में हिंदी सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या होगा, हम अभी क्षेत्र की पहचान के प्रोसेस में हैं। क्षेत्र की पहचान के प्रोसेस में हमने हिंदी सब्जेक्ट को दिया। अब हिंदी सब्जेक्ट में भी 2 एरिया डिवाइड हो रहा है, वन इज व्याकरण एंड सेकेंड इज साहित्य की तरफ अगर हम जा रहे हैं और हमने डिसाइड किया कि साहित्य के ऊपर ही हमको रिसर्च करना है, तो जब हम साहित्य के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहे हैं, तो साहित्य के ऊपर रिसर्च करते समय भी हमारे पास 2 एरिया आ जाता है। कई एरियाज आते हैं, 2 नहीं। मान लीजिए हमको महादेवी वर्मा पे करना है, जयशंकर प्रसाद के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करके उससे संबंधित रिसर्च करना है, या और भी कई लोग हैं, हरिवंश राय बच्चन की लिखित कविताओं से संबंधित कोई रिसर्च की टॉपिक हमको लेनी है। इस प्रकार हमारा एरियाज अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहला काम, जब हम सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम क्षेत्र की पहचान करते हैं। हमने प्रॉब्लम डिसाइड करने से पहले क्षेत्र को डिसाइड किया, किस क्षेत्र में करना है। एजुकेशन फील्ड में अगर करना है तो उसमें भी बहुत सारे एरियाज हैं। माइंड में हमको हिंदी साहित्य पे करना है, तो हिंदी साहित्य पे किस पे करना है, तो महादेवी वर्मा पे करना है माइंड में। तो हमने एरिया डिसाइड कर दिया। एरिया डिसाइड करने के बाद हम फाइनली हमने टॉपिक दे दिया कि हमने महादेवी वर्मा पे हमें रिसर्च करना है। तो फर्स्ट स्टेप, जब हम सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो यहाँ हमारे अंतर्गत 5 स्टेप्स आ रहे हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपको इससे संबंधित मिलेंगे। जैसे कि आज आप नेट का ही एग्जाम अगर अपियर करते हैं, वहाँ आप एक क्वेश्चन पाते हैं कि किसी भी शोधकर्ता को शोध करते समय समस्या की परिभाषा की आवश्यकता क्यों होती है। किसी भी रिसर्चर को रिसर्च करते समय समस्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम की आवश्यकता क्यों है। आपका आंसर इसी में है। अगर हम सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम को इतने 5 भागों में डिवाइड करके नहीं समझेंगे, तो शायद हमारा आंसर गलत हो जाएगा एग्जाम में। हम सिंपली 5 स्टेप में निकाल सकते हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइन ऑफ रिसर्च, कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड कंक्लूजन एंड जनरलाइजेशन। गॉट इट। लेकिन जब हम उसके डेप्थ में घुसते हैं, तो हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम के तहत मेरे पास कितने सारे एरियाज हैं। इस एरिया में हमने सबसे पहले क्या किया, क्षेत्र की पहचान, तब समस्या का चयन। समस्या के चयन के बाद आ रहा है समस्या की परिभाषा। हमने आपसे क्वेश्चन किया कि किसी भी शोधकर्ता को अपने रिसर्च करने के दरमियान समस्या की परिभाषा की आवश्यकता क्यों है। वहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा है, समस्या की सीमांकन हम कैसे करेंगे, डिलिमिटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे। डिलिमिटेशन, सीमांकन तभी कर पाएंगे जब हमारे पास समस्या की परिभाषा होगी।
कि हम जिस क्षेत्र में शोध करने जा रहे हैं उसका एरिया कितना बड़ा है। वो एरिया केवल झारखंड का है, केवल बिहार का है या मध्य प्रदेश का भी है। हमारे एरिया के ऊपर डिसाइड करते हुए जब हम उसको डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, उसके बारे में कितने 3 लाख लोग हैं कि 4 लाख लोग हैं, किस एरिया में जाके हमको रिसर्च करना है। तो क्या इतनी बड़ी एरिया का रिसर्च करना पॉसिबल है? क्या आप 3 लाख लोगों की से पर्सनली मिल के डेटा कलेक्शन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उस परिभाषा के तहत हम जान पाते हैं कि हमको इसका कितना सीमांकन करना है। मान लीजिए हमारे पास पूरे झारखंड का ही कोई एक टॉपिक है कि डॉक्टर्स का हमको रिसर्च करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे झारखंड के डॉक्टर काम करें। तो हम डिलिमिट, माइंड इट, यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, डिलिमिट। डिलिमिट क्या होगा? एरिया को छोटा करने का प्रोसेस। एरिया को अचानक मान लो एक स्क्वायर रूम है, तो इसी कोना का रूम को लेकर के हम नहीं रिसर्च कर सकते हैं। हम सीमांकन करेंगे, सब जगह से थोड़ा 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 डेटा कलेक्शन करेंगे। जब हम डिलिमिट करते हैं, डिलिमिट करने में हम ये फाइनल करते हैं कि हमारी परिभाषा के तहत पूरा झारखंड का एरिया आता है। अब उसके तहत हमने सीमांकन करके गिरिडीह के एरिया को डिसाइड कर लिया। अब गिरिडीह से हो या हजारीबाग, तो एक एरिया में हमने डिवाइड किया। जिसे सीमांकन करना, डिलिमिट करना, अनलिमिटेड एरिया है आपके पास, उसको आप डिलिमिट कर रहे हैं अपने रिसर्च के प्रोसेस को एक सही तरीके से लाते हुए जनरलाइज करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर है कि किसी शोधकर्ता को अपने रिसर्च के दौरान शोध की परिभाषा की आवश्यकता क्यों है। आप ऑप्शन में जब वहाँ देखेंगे तो आपको वन ऑफ द ऑप्शन में ये मिल जाएगा। आपका आंसर होगा समस्या के सीमांकन के लिए समस्या की परिभाषा की आवश्यकता है। तो ये हम कब जान पाए? जब हम प्रॉब्लम के इस 5 क्षेत्र को जान रहे हैं। ऐसे तो हम रैंडम जान रहे हैं, हमने टॉपिक डिसाइड कर लिया और हमको रिसर्च करना है, नहीं। जब तक हम उसके तह में नहीं जाएंगे, जब तक हम उसके डिटेल के बारे में नहीं जानेंगे, तो शायद हमारा कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होगा। हम सफलतापूर्वक अपने रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। जब फाइंडिंग्स अच्छी नहीं होगी तो जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, और अगर जनरलाइज करने के पोजीशन में नहीं है तो वो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होता है। जनरलाइज का मतलब क्या होगा कि हमने जो भी फाइंडिंग्स निकाला वो मेरे लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, पूरे समाज के लिए, पूरे सोसाइटी के लिए, पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। गॉट इट? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समस्या की सीमांकन, ये क्लियर हो गया कि क्षेत्र की पहचान किए, हिंदी साहित्य में करना है। समस्या का चयन किए, महादेवी वर्मा के बारे में करना है। फिर हम समस्या की परिभाषा किए, महादेवी वर्मा के बारे में जितना कुछ भी, हम एक टॉपिक आपको एक रैंडम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बारे में फिर हम समस्या का सीमांकन करते हैं। कितने क्षेत्र में करना है, सारे के बारे में करना है कि 10 किताब को लेना है, एक एरिया डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम समस्या की व्यवहारिकता को जानते हैं कि क्या हमारा ये सीमांकन करने के बाद दूसरों के लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा। यही है व्यवहारिकता। क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है कि हाइपोथेसिस बनाने से पहले शोधकर्ता का कौन सा स्टेप होता है। इस टाइप से कुछ एक क्वेश्चन होता है। मान लीजिए आपने परिकल्पना, इसके बाद का जब हम नेक्स्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं तो समस्या की व्यवहारिकता के बाद मेरे पास क्या आ रहा है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के पहले क्या आ रहा है? समस्या की व्यवहारिकता। तो आपके पास इससे संबंधित भी नेट के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आपको सबसे संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं कि हाइपोथेसिस बनाने से पहले कौन सी प्रक्रिया शोधकर्ता को करनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। आप सर्च करेंगे कि हाइपोथेसिस से पहले आपने 5 स्टेप को जाना। क्षेत्र की पहचान, समस्या का चयन किया, परिभाषा किया, सीमांकन किया, उसके बाद आपने उसकी व्यवहारिकता को जाना। व्यवहारिकता को आप जान के ये फाइनल हो जाते हैं, डिसाइडेड हो जाते हैं कि मेरा ये रिसर्च दूसरे के लिए यूजफुल होगा। तो जब वो रिसर्च यूजफुल होगा तब आप किस स्टेप पे आ रहे हैं? तब आप फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस पर आ रहे हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से पहले का स्टेप क्या हो गया? समस्या की व्यवहारिकता। अब हम आ रहे हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में। पहले स्टेप में हमने क्या किया? प्रॉब्लम को सेलेक्ट किया। प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए किन किन प्रोसेस से हम 5 स्टेप से क्रॉस किए वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके उसको बताया है। और नहीं तो वीडियो को आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के लिए। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस,
हमने देखा कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस से पहले हम क्या किए हैं, हमने व्यवहारिकता को जाना। अब व्यवहारिकता को जानने के बाद क्या हम डायरेक्ट परिकल्पना का निर्माण करेंगे? आप कहेंगे हाँ, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में 6 स्टेप बताया, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, फिर हमने क्या बताया, हाइपोथेसिस बनाना, करेक्ट। लेकिन उस हाइपोथेसिस को बनाने से पहले हम क्या करें? ध्यान दीजिएगा, कभी भी परिकल्पना डायरेक्ट नहीं बनती। किसी भी वक्त आप किसी भी टॉपिक को लेके रिसर्च करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें रिसर्च की टॉपिक डिसाइड करने के बाद आपका सेकेंड स्टेप जो परिकल्पना का निर्माण आ रहा है, उस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए आप साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, ठीक है, रिलेटेड लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया हमसे, रिव्यू ऑफ संबंधित साहित्य की समीक्षा होगा ये, संबंधित साहित्य की समीक्षा। हम हाइपोथेसिस बनाने से पहले जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया उससे संबंधित साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए हमने एक टॉपिक आपको बताया कि बालक और बालिका की उपलब्धि का अध्ययन। अब हम इंटरनेट में जा रहे हैं, शोध गंगा में जा रहे हैं, इन्फ्लिपनेट में सर्च कर रहे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जगह जगह हम रिसर्च किए हुए थीसिस को पढ़ रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमने जो टॉपिक आपको बताया, बालक और बालिका की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, तो उस टॉपिक पे जो पहले उससे संबंधित जितने भी रिसर्च हैं, कुछ 10, 20, 30 रिसर्च का हमने रिव्यू किया, उसमें उनकी फाइंडिंग्स क्या आती है हमने जाना, उसकी फाइंडिंग्स के तहत हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं। हम देख रहे हैं कि हर में एक ऑलमोस्ट 20 में से 17 रिव्यू बताता है कि बालिका की उपलब्धि बालक की उपलब्धि से बेहतर है। तो हमने परिकल्पना क्या बनाया, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पे हमने परिकल्पना का निर्माण किया। परिकल्पना का निर्माण हमने क्या किया कि बालिका की उपलब्धि बालक की उपलब्धि से बेहतर है, ये हमारा परिकल्पना हो गया। और ये ही मेरा रिसर्च का जो भी हमने टॉपिक लिया उससे संबंधित 5 क्षेत्र को पार करते हुए जब हम परिकल्पना का निर्माण करने आए तो संबंधित साहित्य के रिव्यू के बाद हमने जो एक फाइनल लाइन दिया, संभावित समाधान दिया, दैट इज बालिका की उपलब्धि बालक से बेहतर है। ये मेरा परिकल्पना कब बना, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर के आधार पर। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जब हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की बात करते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की बात करते हैं, उसके बाद हमने परिकल्पना बनाया। आपके पास मान लीजिए यूजीसी से रिलेटेड नेट का आप एग्जाम अपियर कर रहे हैं, वहाँ फिर आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है कि परिकल्पना निर्माण करने के पहले की क्या प्रक्रिया है। किसी भी शोधकर्ता को परिकल्पना निर्माण से पहले किस स्टेप से क्रॉस करना पड़ता है, या संबंधित साहित्य के रिव्यू के बाद, समीक्षा के बाद का जो स्टेप है आप वो बताएं। तो हमारा क्या आंसर होगा, परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण कब होता है, जब हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर की ओर जाते हैं, उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक मेजॉरिटी को लेके हमने एक संभावित समाधान दिया कि बालिका की उपलब्धि बालक से बेहतर है। ये हो गया हमारा परिकल्पना का निर्माण। हम जब हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम हाइपोथेसिस को देखते देखते हम हाइपोथेसिस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हाइपोथेसिस क्या है, ये हमने आप लोगों को बताया कि हाइपोथेसिस किसी भी समस्या का जब उनके चरों के मध्य में जो संबंध स्थापित होता है, उन चरों के संबंध को बताते हुए एक संभावित समाधान किया जाता है, वही हमारा हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस के बारे में हम लोग जाने, और हाइपोथेसिस के हम स्टेप्स भी जानते हैं कि हाइपोथेसिस के 3 स्टेप होते हैं। हाइपोथेसिस के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो हाइपोथेसिस एक अनंतिम कथन है, अंतिम कथन नहीं है। हाइपोथेसिस भी 3 प्रकार के होते हैं, वर्किंग, ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस। उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हमारे पास हम समस्या का साहित्य की समीक्षा किए, परिकल्पना का निर्माण किए, अब हमारा आगे का स्टेप क्या है, नियम से हमारे पास 3rd स्टेप में आ रहा है डिजाइन ऑफ रिसर्च।
नियम से हमारे पास थर्ड स्टेप में आ रहा है डिज़ाइन ऑफ रिसर्च। लेकिन अभी हमने जितने स्टेप्स की चर्चा की उसके दौरान अगर हम चलते हैं तो 5 स्टेप हमारे पहले वाले में थे, ये हमारा छठा स्टेप हो गया, ये हमारा 7वां स्टेप हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारा 8वां स्टेप आ गया। ठीक है, अभी तक हमने शुरू में जो देखा हमने 6 स्टेप में रिसर्च के स्टेप्स को पढ़ा, लेकिन जब हम डिटेल में जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि समस्या के चयन में हमने 5 स्टेप डाला। फिर जब हम आगे आ रहे हैं परिकल्पना के निर्माण के लिए भी हमने रिव्यू लिटरेचर किया, उसके बाद हमने परिकल्पना का निर्माण किया और उसके बाद हम डिज़ाइन ऑफ रिसर्च की ओर जब आ रहे हैं। डिज़ाइन ऑफ रिसर्च के लिए मेरे पास फिर से एक स्टेप आ रहा है न्यायादर्श और उपकरण। हम डिज़ाइन ऑफ रिसर्च इस स्टेप को करने के लिए फिर हमारे पास 2 स्टेप है, पहला 5 स्टेप, फिर ये 2 स्टेप 7, अभी ये 8वां में हमारे पास फिर ये 2 स्टेप आ रहे हैं, मतलब 5, 2, 6, 7, 8, 9, अब ये हमारा क्या हो जा रहा है, 10th स्टेप हो जा रहा है। अब हमारा 10th स्टेप हो रहा है। इस परिकल्पना के निर्माण के बाद हमारा काम क्या है, न्यायादर्श का चयन। हमने हाइपोथेसिस की एक संभावित समाधान, टेंटेटिव सॉल्यूशन देते हुए हमने अंतिम कथन दे दिया कि बालिका की उपलब्धि बालक से बेहतर है। अब वो 2015 और 17 तक का रिसर्च था, 20 तक का रिसर्च था। जो भी हमने लिटरेचर पढ़ा, जो भी रिलेटेड रिव्यूज़ किया उस संबंध से, उसका हमने 2020 तक का देखा, मगर रिसर्च हम कब कर रहे हैं, आज 2024 में। 2020 तक के रिव्यूज़ के अनुसार हमने अंतिम कथन दिया, बालिका की उपलब्धि बालक से बेहतर है। लेकिन जब आज हम 2024 में जब हम फिर रिसर्च के लिए जा रहे हैं तो हमने जो परिकल्पना किया है उसके संभावित समाधान को प्रूव करने के लिए हम किस स्टेप की ओर आ रहे हैं, न्यायादर्श के चयन। व्हाट इज न्यायादर्श? सैम्पलिंग, सैम्पलिंग करना। जो हमने हाइपोथेसिस दिया, अब उससे रिसर्च से संबंधित प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च का डिज़ाइन बनाना है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं, मकान बनाने से पहले हम क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। ठीक उसी तरह हम रिसर्च से पहले पूरा डिज़ाइन बनाते हैं कि किस किस प्रोसेस से हमको रिसर्च के लिए आगे बढ़ना है, ताकि हमारी सही सैम्पलिंग हो, सही टूल का यूज़ हो, डेटा कलेक्शन सही हो, एनालिसिस अच्छे से हो और फिर जनरलाइज कर पाएँ। तो न्यायादर्श के लिए हम क्या करते हैं, न्यायादर्श के लिए हम क्या करते हैं, जब हम न्यायादर्श कलेक्शन के लिए जाते हैं, सैम्पलिंग के लिए हम क्या करते हैं। मान लीजिए आज हमारे पास 25, 30, 50 स्कूल हैं, हमने बालिका और बालक के बारे में आपसे डिस्कशन किया, तो क्या ये अगर हम पूरे झारखंड लेवल पे लेते हैं तो मेरे पास 15,000 स्कूल हो गए, 20,000 स्कूल हो गए। तो ये कभी भी संभव नहीं है कि सारे स्कूल का डेटा कलेक्शन किया जाए। तो हमने कहा था कि हम उसकी परिभाषा करते हैं समस्या की फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद समस्या का सीमांकन करते हैं। तो हम डिलिमिट करते हैं, उसको एरिया को डिलिमिट करते हैं और डिलिमिट करके हम सैम्पलिंग कलेक्शन के लिए थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से सैम्पलिंग के प्रोसेस को अपना कर, सैम्पलिंग भी कई तरह का होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी भी होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी होता है। तो जब सैम्पलिंग के प्रोसेस को अपनाकर किस प्रकार के टूल को यूज़ किया जाए ये डिसाइड करते हैं। हम मार्केट में सामान ही लेने के लिए गए, अब बहुत सारा आपके पास 15-20 शोरूम है जहाँ पे आपके पास उससे संबंधित चीज़ है। आप थोड़ा यहाँ देखिए, थोड़ा वहाँ देखिए, सबको कलेक्शन किए, फिर आप सबके बारे में डेटा लेके आप एक रिजल्ट फाइंडिंग करते हैं कि नहीं वहाँ का सबका थोड़ा थोड़ा लेके जो हम रिजल्ट दिए वही हमारा सैम्पलिंग होता है। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे झारखंड के स्कूल के सब बच्चों से मिला जाए, सबसे डेटा कलेक्ट किया जाए। तो 2 स्कूल यहाँ का, 2 स्कूल यहाँ का, 2 स्कूल वहाँ का करके हम डिलिमिट करते हैं एरिया को और उसके लिए सैम्पलिंग करते हैं, टूल को यूज़ करते हैं। टूल क्या होता है, टूल भी कई तरीके के होते हैं। मान लीजिए हम किसी जाति जनजाति के ऊपर ही रिसर्च करने चले गए, तो मेरा रिसर्च ऑब्जर्वेशन के ऊपर हो गया। हमारा इंटरव्यू के थ्रू भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं, टीचर से इंटरव्यू कर रहे हैं या साक्षात्कार कर रहे हैं या हम क्वेश्चन प्रश्नावली विधि यूज़ कर रहे हैं, समाज नीति यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब कहने का है कि रिसर्च और डिज़ाइन बनाने में हम इन 2 प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सैम्पलिंग और टूल को देखना, टूल का चुनाव, किस टूल से हमको आगे बढ़ना है, किस टूल के थ्रू डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह का प्रोसेस से सैम्पलिंग करना है। प्रोबेबिलिटी भी, नॉन प्रोबेबिलिटी भी। नॉन प्रोबेबिलिटी
ये हम लोग फिर नेक्स्ट जब सैम्पलिंग का कभी डिस्कशन करेंगे तो अकेला सेशन सैम्पलिंग का करेंगे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अभी हम लोग सिंपली एक स्टेप को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि डिज़ाइन ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं। डिज़ाइन ऑफ रिसर्च में हम क्या करते हैं, डिज़ाइन ऑफ रिसर्च बनाने से पहले हम न्यादर्श और टूल डिसाइड करते हैं, और टूल डिसाइड करके कि इस न्यादर्श के तहत, इस सैम्पलिंग के प्रोसेस के तहत और टूल के डिसाइड को करके हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ही इस स्टेप को यहाँ तक रोकते हुए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसको आप लोग फिर से चला करके देखिएगा, समझिएगा, और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।